6 साल से इंतजार, अचानक क्या हो गया? हेडलाइन तो दे दी, डेडलाइन कहाँ है? जयराम रमेश ने समझाई जाति जनगणना की पूरी क्रोनोलॉजी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। कल शाम को ही राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की जो सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर एजेंडा रहा है और ये जो गारंटियां हमने दी थी सामाजिक न्याय को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव के समय, उस पर उन्होंने आपको अवगत कराया। और 3 हमारी जो मांग थी, इस गारंटी कार्ड में हमने गारंटियां दी थी। उसके बाद राहुल जी लोकसभा में बोले और उसके पहले 23 अप्रैल 2023 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को एक खत भी लिखा था। ये सब आपके पास है। ये 3 मुख्य मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से जो एजेंडा है सामाजिक न्याय को लेकर, हमारे अहमदाबाद प्रस्ताव जो पारित हुआ अहमदाबाद में 9 तारीख को, 9 अप्रैल को, पहली मांग थी जाति जनगणना। दूसरी मांग थी कि जो 50% सीलिंग लगाया गया है आरक्षण को लेकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए, उसको हटाने की मांग थी संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा। और तीसरी मांग थी जो राहुल जी ने कल उसका जिक्र किया, जो अनुच्छेद 15(5) है हमारे संविधान में, अनुच्छेद 15(5) जो 2006 में शामिल किया गया था, उसको पूरी तरीके से लागू करने की मांग थी और उस पर मैं और जानकारी आपको दूंगा। तो ये 3 मांगे हैं। मैं शुरुआत करूंगा कि 24 दिसंबर 2019 को मैं क्रोनोलॉजी दूंगा और क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। 24 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और उस बैठक के बाद एक प्रेस नोट निकाला गया। इसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा, पर यह पीआईबी के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा आसानी से। 24 दिसंबर 2019 और शुरुआत में प्रेस रिलीज कहता है, द यूनियन कैबिनेट chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the proposal for conducting Census of India 2021 at the cost of rupees 8,254 crores। 24 दिसंबर 2019 को कैबिनेट की बैठक होती है और घोषणा किया जाता है कि 2021 में जो जनगणना ड्यू है, हर 10 साल जो जनगणना कराया जाता है, 51 में हुआ, 81 में हुआ, 71 में हुआ, 81 में हुआ, 91 में हुआ, 2001 में हुआ, 2011 में हुआ और 2021 की जनगणना के बारे में 24 दिसंबर 2019 को निर्णय लिया जाता है और कहा जाता है कि इस पर 8,254 करोड़ रुपया खर्च होगा। और विस्तार से इस जनगणना की डिटेल दी गई है, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, कितने एन्यूमरेटर रहेंगे, क्या क्या जानकारी हासिल की जाएगी 2021 की जनगणना में। इस प्रेस रिलीज में जाति शब्द शामिल नहीं है। ये 3 चीज शामिल है, हाउस लिस्टिंग यानी कि घर लिस्टिंग, हाउसिंग सेंसस यानी कि कितने घर हैं, कितने लोग रहते हैं, कौन कौन रहते हैं, और पॉपुलेशन एन्यूमरेशन यानी कि जनसंख्या कितनी है। यही 3 बातों का जिक्र किया गया है।
ये कांग्रेस पार्टी का कोई दस्तावेज नहीं है, ये पीआईबी का प्रेस रिलीज है 24 दिसंबर 2019 का, 6 साल पहले। सब लोग जानते हैं कि यह जनगणना नहीं कराया गया अब तक, 6 साल हो गए हैं। और अचानक अप्रत्याशित तरीके से कल सरकार की ओर से घोषणा हुई कि अगले जनगणना में जाति भी शामिल होगा। जैसा कि कल राहुल जी ने कहा, हेडलाइन तो दे दिया पर डेडलाइन कहां है? डेडलाइन के बिना हेडलाइन में तो प्रधानमंत्री बहुत माहिर हैं। उन्होंने कह दिया जाति शामिल होगा। और राहुल जी ने कल सवाल उठाया, आप एक रोड मैप देश के सामने रखिए। 6 साल से हम इंतजार कर रहे हैं इस जनसंख्या का। आप ही ने 24 दिसंबर 2019 को निर्णय लिया था, तब तो जाति का कोई जिक्र नहीं था। अचानक कल आपने कह दिया कि जाति जनगणना इस जनगणना के जो जनगणना कराया जाएगा उसमें शामिल होगा। 2025-26 में गृह मंत्रालय में जो सेंसस कमिश्नर का ऑफिस है, जो सेंसस कराता है, जो जनगणना कराने की जिम्मेदारी दी गई है, इस ऑफिस को 2025-26 के बजट में 575 करोड़ रुपया आवंटन हुआ है। 575 करोड़। और 24 दिसंबर 2019 को नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है जनता को कि जनगणना कराने के लिए 8,254 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो पहला सवाल यह है, 575 करोड़ में आप कौन सी जनसंख्या कराएंगे? जाति को छोड़िए, जो साधारण से जो आप करवाते हैं हर 10 साल, वो भी नहीं है। तो मंशा क्या है? मानसिकता क्या है? मकसद क्या है? हेडलाइन, कोई डिटेल नहीं, बजट में आवंटन नहीं। यह है हकीकत। 2019 का निर्णय जहां जाति शामिल नहीं है, और कल शाम का जो घोषणा हुई है वहां अचानक कहा गया है कि जाति भी गिनी जाएगी, जाति की संख्या भी गिनी जाएगी। राहुल जी ने कहा हम इसका स्वागत करते हैं, एक सही कदम है, पर कई सवाल खड़े होते हैं। मंशा के लेकर सवाल खड़े होते हैं। हेडलाइन तो मिल गया, पर डेडलाइन क्या है? कब कराएंगे? जनसंख्या आपको 2021 में कराना चाहिए था। आप बहाना देते हैं कोविड महामारी आ गई। कोविड महामारी के समय 50 से भी अधिक देशों ने जनसंख्या कराई, पर हमारे देश में जनसंख्या नहीं हुआ, सेंसस नहीं हुआ। कोविड महामारी 23 में नहीं था, 24 में नहीं था। 2-3 साल तो आपके पास थे जनसंख्या कराने के लिए, नहीं कराया। एक साल पहले, ठीक 1 साल पहले, जब प्रधानमंत्री हर एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, जब अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर रहे थे, ये उन्हीं का शब्द है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं। 28 अप्रैल को 2024 को वो कहते हैं कि जो लोग कास्ट सेंसस की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल हैं।
प्रधानमंत्री अर्बन नक्सल कब से बन गए? गृह मंत्री अर्बन नक्सल कब से बन गए? हम सोच रहे थे कि गृह मंत्री नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं सब जगह। गृह मंत्री भी अचानक अर्बन नक्सल बन गए, प्रधानमंत्री अर्बन नक्सल बन गए। ठीक 1 साल पहले एक चैनल के इंटरव्यू में, और ये सब हमारे कागजात नहीं है, ये सब सबको उपलब्ध है, जो कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं उनकी विचारधारा, उनकी सोच अर्बन नक्सल की सोच है। प्रधानमंत्री ये कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, कल शाम को क्या हो गया? अर्बन नक्सल नहीं याद आया आपको? और आपने धूमधाम बड़े तरीके से ये कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे, और इसका श्रेय लेने में लगे हुए हैं सभी मंत्री और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अलग अलग मंत्री, सरकार के प्रवक्ता। 11 साल से प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना के बारे में चुप्पी नहीं तोड़ी। बार बार ये मांग की गई कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से, और भी पार्टियों ने मांग की कि जो जनगणना, जाति जनगणना 2011 में कराया गया था, और ये 2011 की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट नहीं, जो सवाल जवाब के रूप में जब मैं मंत्री था, ये आपको मिल गया है। ग्रामीण भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011, ये शहरी इलाकों में भी हुआ और ग्रामीण इलाकों में भी हुआ। और हमने मांग की 2014 से कि ये जाति जनगणना को लेकर जो जानकारी हासिल की गई थी इस जनगणना द्वारा, आप इसको प्रकाशित कीजिए। उस पर चुप्पी नहीं तोड़ी, कुछ नहीं कहा। कांग्रेस अध्यक्ष खुद राज्यसभा में उठाए, राहुल जी बार बार लोकसभा में उठाए, सभी मंत्रियों ने उनकी आलोचना की। पर कल एक नया चैप्टर खोला गया कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, और ये प्रधानमंत्री की सोच से ये निर्णय लिया गया है। तो 11 साल आप चुप रहे, और अचानक अप्रत्याशित तरीके से आपने ये निर्णय लिया, हेडलाइन बनाया, जब सारा देश शोक मना रहा है पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर। उस बीच आपने ये कह दिया कि जाति जनगणना कराएंगे। तो मैंने आपको आवंटन के बारे में कह दिया है, प्रधानमंत्री की सोच क्या थी 1 साल पहले, उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। और जो 11 साल से हम मांग कर रहे हैं, जाति जनगणना कराइए, इसकी भी जानकारी मैंने आपको दी है। 2011 की जनगणना के बारे में कल अश्विनी वैष्णव जी बहुत कुछ बोले। ये 2011 में, जैसा कि मैंने कहा, ग्रामीण और शहरी भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 में कराया गया था। करीब 25 करोड़ परिवारों से जानकारी हासिल की गई थी, जाति की जानकारी और सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी। ये बात सच है कि जाति की जानकारी जो हासिल की गई थी इस सर्वे में, वो प्रकाशित नहीं किया गया, क्योंकि उसमें कुछ खामियां, कई खामियां थी। 2012 में, 2013 में मैं खुद मंत्री था, और मैंने खूब कोशिश की राज्य सरकारों से मिलकर कि जो खामियां हमने पाई हर एक राज्य में, उसको हम कैसे सुधार सकें। बाद में इलेक्शन आया, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा, हम
जानकारी प्रकाशित नहीं कर पाए, पर मुझे खुशी है कि ये जो जानकारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर जो जानकारी हासिल की गई थी इस सर्वेक्षण से, इस सर्वे से, वो आज भी मोदी सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है। यानी कि जो पुराने जमाने में जो बीपीएल कहा जाता था, बिलो द पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, वो बीपीएल नहीं है अभी ये सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी, जो अभाव है, डेप्रिवेशन है, उसके आधार पर सारी सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लागू होते हैं। और मोदी सरकार ने उसी जानकारी को इस्तेमाल किया। पर जाति को लेकर जो जानकारी हासिल की गई थी, जिसमें सुधार चल रहा था 2013 में खास तौर से, वो पूरा नहीं हो पाया चुनाव के पहले। अचानक सरकार ने उस पर रोक लगा दी और सरकार की ओर से ये कहा गया कि जाति जनगणना हम नहीं कराएंगे। अगर राज्यों को करना है करने दीजिए, पर हम नहीं करेंगे। साथियों, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान में जिम्मेदारी सेंसस कराने की केंद्र सरकार की होती है। यूनियन लिस्ट यानी कि केंद्र सरकार की सूची में सेंसस शामिल है। पर क्योंकि सरकार नहीं करना चाहती थी, केंद्र सरकार नहीं करना चाहती थी, बिहार सरकार ने किया, तेलंगाना सरकार ने किया और पहले कर्नाटक सरकार ने भी किया था। तो अलग अलग राज्य करने लगे। पर मुझे खुशी है कि कल मोदी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पहचानी। इस संविधान के अनुसार सेंसस कराना, जनगणना कराना, जाति जनगणना कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो ये रहा पहला मुद्दा, कास्ट सेंसस को लेकर। 8,200 करोड़ की मांग 2019 में, अब 10,000 करोड़ रुपया होगा। मेरा अनुमान है 10,000 या 11,000 करोड़ रुपया जरूरत पड़ेगी। और उसकी तुलना में इस बजट में, इस साल के बजट में आपने 575 करोड़ रुपया का आवंटन किया है। तो उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट को आए और जो आपको और धनराशि की जरूरत पड़ेगी वो पार्लियामेंट से अनुमति लें और जल्द से जल्द आप ये जनगणना शुरू कराइए। जनगणना करने में करीब 10 महीने लगते हैं, करीब 10 महीने। तो अगर आप नवंबर में भी शुरू करेंगे तो 10 महीने अनुमान लगा लीजिएगा, अगस्त तक आप खत्म कर पाओगे। जितना भी आप उसको तेजी से करो, 6-7 महीने तो लगेंगे ही। तो ये रहा कास्ट सेंसस को लेकर। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कास्ट सेंसस के संदर्भ में। बाद में वो 50% और 15.5 के बात में मार करूंगा। हर एक जनगणना में 1951 से लेकर हर 10 साल जो जनगणना कराया गया था, उस जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या हासिल की जाती थी। हमारे देश में करीब 1250 अनुसूचित जाति हैं और करीब 750 अनुसूचित जनजाति हैं। करीब कि जैसा कि मैंने कहा, मानकर चलिए 1250
अनुसूचित जाति और मानकर चलिए 750 अनुसूचित जनजाति। इन सारी जातियों की जनसंख्या क्या है वो 1951 की जनसंख्या से मिल रहा है। तो 2021 में अगर मोदी सरकार कराती तब उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भी जनसंख्या आपको मिल जाता। तो एक्स्ट्रा क्या है कास्ट सेंसस में? एक्स्ट्रा ये है कि ओबीसी की जो जनसंख्या है जो नहीं ली गई थी 1951 से, वो ली जाएगी। तो जनसंख्या में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने अपर कास्ट हैं, कितने ओबीसी हैं, वो भी मिल जाएगा। ऐसे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या आपको तो मिलेगी ही, पर एक्स्ट्रा आपको अतिरिक्त जानकारी क्या मिलेगी कि ओबीसी की जनसंख्या क्या है और जो नॉन ओबीसी हैं, नॉन शेड्यूल्ड कास्ट हैं, नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब है, उनकी भी जानकारी आपको मिलेगी। तो पूरी जानकारी, जैसा कि राहुल जी बार बार कहते थे, ये एक्सरे आपको मिल जाएगा। समाज में जाति आधारित जनगणना करेंगे तो आप जनगणना की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अलग अलग जातियों की जनसंख्या क्या है, और क्यों हम ये जानकारी चाहते हैं? क्योंकि हमारे संविधान में आरक्षण जनसंख्या पर दिया जाता है। इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। तो दूसरी बात, ये 50% को लेकर बार बार मैं आज अखबार में पढ़ रहा हूं, बिहार के चुनाव के को मद्देनजर रखते हुए कल शाम को इन्होंने कास्ट सेंसस की घोषणा की है। मैं आपको बता दूं, बिहार में कास्ट सर्वे हो चुका है, नई बात नहीं होगी। बिहार में, तेलंगाना में हो चुका है, और बिहार में 65% रिजर्वेशन दिया गया है, और तेलंगाना में भी कास्ट सर्वे के मुताबिक रिजर्वेशन दिया जा रहा है। मुसीबत आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में पहली बार 28 सितंबर 1962 में एक मशहूर केस है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं मैं वो जजमेंट आपको दिलवा दूंगा, एम.आर. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। एम.आर. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, सुप्रीम कोर्ट में 28 सितंबर 1962। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% एक सीमा होनी चाहिए, आरक्षण 50% के ऊपर नहीं हो सकता। ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहीं नहीं कहा था, पटेल साहब ने कभी नहीं कहा था, हमारे संविधान के निर्माताओं ने कभी नहीं कहा था। 28 सितंबर 1962 को सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि आरक्षण 50% के ऊपर नहीं जा सकता। एम.आर. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। उसके बाद कई निर्णय में यह दोहराया गया, और सबसे महत्वपूर्ण जो जजमेंट आया, ऐतिहासिक जजमेंट, जिसके वजह से मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, नरसिम्हा जी की सरकार, जब नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे और सीताराम केसरी जी समाज कल्याण मंत्री थे, 16 नवंबर 1992, 16 नवंबर 1992, 16 नवंबर 1992, इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको याद होगा, इंदिरा सोनी सब लोग जानते हैं। इंदिरा सोनी निर्णय में भी यह दोहराया गया कि आप मंडल कमीशन, मंडल आयोग की सिफारिशें आप लागू कर सकते हैं, ये बुनियादी संरचना के खिलाफ नहीं है,
संविधान का कोई उल्लंघन नहीं है, संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ नहीं है, पर एक शर्त लगाई। और वो शर्त क्या थी कि अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण 50% के ऊपर नहीं होगा। तो एमआर बालाजी का निर्णय उन्होंने दोहराया। उसके बाद 1992 के बाद कई राज्यों ने आरक्षण बढ़ाए, 50% की सीमा पार कर गए। पर एकमात्र राज्य था, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और लोगों को जानकारी नहीं है, एकमात्र राज्य जिसका आरक्षण का कानून हमारे संविधान में शामिल किया गया, 9वीं सूची में शामिल किया गया, 9th शेड्यूल में शामिल किया गया। और वो कौन सा कानून था? एंट्री 257, तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, reservation of seats in educational institutions and appointments or posts in the services under the State Act 1993। नरसिम्हा जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। इस कानून अधिनियम को, तमिलनाडु के अधिनियम को तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता जी थी, उन्होंने बातचीत हुई केंद्र सरकार से और यह निर्णय लिया गया कि 9वीं सूची में यह अधिनियम शामिल किया जाएगा। अगर आप देखें 9वीं सूची में, और 9वीं सूची के बारे में मैं आपको और कुछ बताऊंगा, 284 एंट्री हैं, 284 कानून हैं जो 9वीं सूची में शामिल किए गए हैं, और एकमात्र आरक्षण कानून तमिलनाडु का है। ज्यादातर कानून भूमि सुधार से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। तो तमिलनाडु का कानून आया यहां। संविधान के 9वीं सूची का माने क्या है? संविधान की 9वीं सूची का माने यह है कि इस पर कोर्ट का निर्णय यह नहीं लिया जा सकता, यह कोर्ट से संरक्षित है, न्यायालय इस पर टिप्पणियां नहीं कर सकती, इसमें बदल नहीं ला सकती। ये तब सोच था, इसमें भी कुछ परिवर्तन आया है, उसका भी मैं आपको जानकारी दूंगा। अब माफ कीजिएगा, ये थोड़ा क्लासरूम के माफिक हो रहा है, पर ये सब जानकारी मैं दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये जानकारी आपको मोदी सरकार से नहीं मिलेगी। तो ये तमिलनाडु का कानून शामिल किया गया 9वीं सूची में 1994 में, इफेक्टिव 31/8/1994 ये शामिल किया गया। तो तमिलनाडु में आज संरक्षण 69% है, पर वो गैर संवैधानिक नहीं है, वो इलीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, वो सुरक्षित है, हमारे संविधान के द्वारा वो सुरक्षित है, एकमात्र राज्य है। तो ये 50% सीमा की मांग राहुल जी ने क्यों की? 50% की सीमा को हटाने की मांग खरगे जी ने क्यों की? एआईसीसी ने क्यों की अहमदाबाद में? क्योंकि अगर आप 50% पार करोगे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा यह गैर संवैधानिक है, तमिलनाडु को हटाकर। और यही हुआ है। बिहार में जो कास्ट सर्वे कराया गया था, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब मिलीजुली सरकार थी, जब पलटी के पहले सरकार, तो पलटी के पहले सरकार ने करवाया था, और 65% आरक्षण बिहार में। कोई हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने खारिज कर दी, वो सुप्रीम कोर्ट आए, अभी मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। तो कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री अभी बिहार जा रहे हैं, 4 तारीख को मेरे ख्याल में जा रहे हैं बिहार,
हालांकि सऊदी अरेबिया से लौटे और फौरन ऑल पार्टी मीटिंग में तो आए नहीं, बस बिहार चले गए। वो कुछ भी कहें आरक्षण को लेकर, 65% आरक्षण लागू नहीं होने वाला है बिहार में जब तक ये 50% सीमा नहीं हटाया जाएगा। क्या रोक रहा है मोदी सरकार को कि आप 9वीं सूची में शामिल कराओ, 9 शेड्यूल में शामिल कराओ, संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाओ कि ये 50% लागू नहीं होगा, विशेष सत्र बुलाओ। यही तो मांग कल राहुल जी ने कही कि जब तक संविधान में आप संशोधन नहीं करोगे तो एमआर बालाजी से लेकर इंदिरा साहनी जजमेंट 1962 से लेकर 1992 तक 30 साल में 6-7 बड़े बड़े निर्णय आए हैं जहां 50% की सीमा को पार करने के लिए वो संविधान के उल्लंघन है, संविधान की बुनियादी संरचना के खिलाफ है। तो 50% की सीमा बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के लिए, हरियाणा के लिए, कर्नाटक के लिए, तेलंगाना के लिए, बिहार के लिए, गुजरात के लिए, कहीं भी। अब 50% किसको लागू होता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इस 50% में नहीं आते हैं, वो अलग है। ये 50% सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को लागू होता है। तो हमारी दूसरी मांग है, संविधान में संशोधन कराओ, 50% की सीमा हटाओ, तभी कास्ट सेंसस का कुछ मायने रखता है। कास्ट सेंसस क्यों करा रहे हैं? जनसंख्या की जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, और इसमें कोई राज नहीं है कि जब आप वो जनसंख्या की जानकारी आपको मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों की जनसंख्या 50% से बहुत ज्यादा है। तो वो सीमा पार करना ही है। सिर्फ सेंसस कराने से कोई फायदा नहीं होगा, पहला कदम है, कराना चाहिए। एक्सरे पहले होता है, बाद में इलाज होता है। तो पहला इलाज है 50% सीमा। कैसे हटाएंगे आप? संविधान में संशोधन कराइए, संविधान में साफ लिखिए दैट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी वर्गों के लिए ये 50% सीमा लागू नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने अभी 6 फरवरी 2025 को राज्यसभा में एक भाषण दिया। वो हर साल लोकसभा में एक बार ही बोलते हैं और राज्यसभा में एक बार बोलते हैं, बस। वो प्रेसिडेंट्स एड्रेस के जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है तभी प्रधानमंत्री बोलते हैं, और तो बोलते ही नहीं और आते भी नहीं है। 6 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने कहा था, अरे हमारे पहले स्टॉप गैप प्रधानमंत्री, शब्दों का इस्तेमाल देखिए, स्टॉप गैप। जवाहरलाल नेहरू को स्टॉप गैप प्रधानमंत्री कहा था, यानी कि ये संविधान भी स्टॉप गैप है, डॉक्टर अंबेडकर भी स्टॉप गैप है, सरदार पटेल भी स्टॉप गैप है। उन्होंने कहा, और मैंने आपत्ति जताई, पर चेयरमैन साहब ने मेरी बात मानी नहीं। मैंने कहा, आप कैसे इनको स्टॉप गैप प्रधानमंत्री कह सकते हैं? और उन्होंने क्या कहा कि स्टॉप गैप प्रधानमंत्री ने संविधान का पहला संशोधन कराया 1951 में। इस संविधान का संशोधन क्यों कराया गया? प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं। मेरे पास ये जो संविधान का पहला संशोधन किया गया 1951 में, पहले एक सेलेक्ट कमिटी बिठाई गई थी। तब लोकसभा राज्यसभा नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आजादी के बाद प्रोविजनल पार्लियामेंट बनाया गया। राज्यसभा नहीं था 1951 में, उसका नाम लोकसभा नहीं था, प्रोविजनल पार्लियामेंट कहा जाता था।
पार्लियामेंट कहा जाता था, कभी कभी प्रोविजनल पार्लियामेंट। और पहले संशोधन के लिए 21 सदस्यों वाली एक सेलेक्ट कमेटी बिठाई गई। उस जमाने में विधेयक सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाते थे, आजकल तो वो नहीं रहा। आजकल बिल आता है, उस पर चर्चा होती है और पारित हो जाता है, कमेटी में समीक्षा के लिए भेजा नहीं जाता। 21 सदस्यों की समिति बनी और ये रिपोर्ट मैं आपको दूंगा। मैंने पार्लियामेंट्री के लाइब्रेरी के आर्काइव से इसको ढूंढ निकाला है। सदस्यों के नाम देखिए, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सी राजगोपालाचारी गृह मंत्री, बी आर अंबेडकर कानून मंत्री, दुर्गाबाई देशमुख, एच एन कुंजरू, एम गौतम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो 2 साल बाद जनसंघ स्थापित करते हैं, उसके बारे में मैं उल्लेख करूंगा। और कई लोग हैं के हनुमंतैया, नजीरुद्दीन अहमद, राज बहादुर, देवकांत बरुआ जो आगे बढ़कर कांग्रेस अध्यक्ष बने। 21 सदस्यों वाली ये बैठक सेलेक्ट कमेटी थी। इन्होंने एक रिपोर्ट तय किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नोट ऑफ डिसेंट दिया। इसमें लिखा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सब्जेक्ट टू अ मिनट ऑफ डिसेंट। क्यों? ये पहला संशोधन जो किया गया, क्यों कराया गया, यह आपको बताएगा नहीं कोई। 9 अप्रैल 1951 बड़ा महत्वपूर्ण तारीख है हमारे देश के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में। 9 अप्रैल 1951 सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया, चंपकम दुरायराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। उल्टा, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुरायराजन, क्योंकि स्टेट ऑफ मद्रास पिटिशनर था। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुरायराजन, 9 अप्रैल 1951। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण आप नहीं दे सकते जनसंख्या के आधार पर। और मद्रास, तत्कालीन मद्रास सरकार, मद्रास तमिलनाडु का नाम मद्रास था तब, तत्कालीन मद्रास सरकार का जियो था आरक्षण को लेकर, उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो उस वजह से एक कारण, महत्वपूर्ण कारण था, उस वजह से नेहरू जी की सरकार, जिसमें राजगोपालाचारी जी गृह मंत्री थे, क्योंकि सरदार पटेल का देहांत हो गया था दिसंबर 1950 में, और यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 9 अप्रैल 1951 का। इस पहले संशोधन द्वारा, संविधान का पहला संशोधन जो स्टॉप गैप प्रधानमंत्री ने किया, जो स्टॉप गैप कॉन्स्टिट्यूशन में किया, जिसके सदस्य स्टॉप गैप लॉ मिनिस्टर थे, ये सब प्रधानमंत्री की भाषा है। ये पहला संशोधन क्या करता है? पहला संशोधन अनुच्छेद 15(4) आर्टिकल 15(4) शामिल करता है इस संशोधन में। यानी कि जब यह संशोधन अपनाया गया था 24 नवंबर 1949 को, जिसके वजह से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, उस संविधान में आर्टिकल 15(4) शामिल नहीं था। यह आर्टिकल 15(4) आया 1951 में। और यह आर्टिकल 15(4) कहता क्या है, मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially
and educationally backward classes of citizens or for scheduled castes and scheduled tribes. यानी कि अनुच्छेद 15(4) केंद्र सरकारों को, और इस संदर्भ में केंद्र सरकार ही सरकार है, पूरा अधिकार देता है, हक देता है कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए आप आरक्षण दे सकते हैं। ये नहीं था जो संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर को, उसमें नहीं था। इसीलिए 9 अप्रैल 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था, जीओ गवर्नमेंट ऑर्डर को। तो ये पहला संशोधन जो हुआ 1951 में, जिसकी आलोचना 6 फरवरी 2025 को हमारे प्रधानमंत्री ने की, इसका एक मकसद था कि आरक्षण को आप सुरक्षित रखो। और मिनट ऑफ डिसेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था। ये मैं आप लाइब्रेरी से मैं ढूंढ निकाला हूं, मैं आपको दे दूंगा। तो ये 15(4) का था, ये आरक्षण का इतिहास है। तो 50% सीमा की आप जान गए होंगे इसका महत्व क्या है। आप जाति जनगणना के जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर आप आरक्षण देने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि आप 50% क्रॉस करोगे, और 50% अगर आप क्रॉस करोगे तो आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा। तो ये 50%। तीसरा मुद्दा जो राहुल जी ने उठाया, मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। तीसरा मुद्दा जो राहुल जी ने उठाया वो अनुच्छेद 15(5) को लेकर। अनुच्छेद 15(5) कहता क्या है? ये लागू हुआ, अर्जुन सिंह जी मंत्री थे, एचआरडी मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में आर्टिकल 15(5) लागू हुआ। आर्टिकल 15(5) सर्वसम्मति से पारित हुआ दोनों सदनों में। 2006 जनवरी 20 2006 से ये लागू हुआ। और आर्टिकल 15(5) क्या कहता है? आर्टिकल 15(5) ये कहता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस आर्टिकल वगैरह वगैरह, shall prevent the state from making any special provisions by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens, or for scheduled castes, or for scheduled tribes, insofar as such special provision relate to the admission to educational institutions, whether aided or unaided by the state, etc., etc., including private educational institutions. संविधान में अनुच्छेद 15(5) कहता है कि सरकार को पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के युवाओं के लिए आप सभी शैक्षिक संस्थाओं में, सरकारी और निजी दोनों में आप आरक्षण दे सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार एक अधिनियम बनाई, वो भी पारित हुआ सर्वसम्मति से। वो पारित हुआ कि केंद्र सरकार जो संस्थाएं चलाती है, आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें आरक्षण ओबीसी को भी मिलेगा। यानी कि तब तक सिर्फ एससी एसटी को मिला करता था, एससी एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सभी सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में मिलेगा। ये 2007 में ये अधिनियम बना। उसके बाद ये जो अनुच्छेद 15(5) है, चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और इसके बारे में मैंने एक प्रेस नोट भी जारी किया था।
ये 31 मार्च को मैंने एक पूरी जानकारी दी थी सुप्रीम कोर्ट में कैसे कैसे ये मामला चला, और आखिर में जनवरी 29, 2014, तभी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, पर इलेक्शन कोड शीघ्र ही आने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 15(5) संवैधानिक है, बुनियादी संरचना का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि चुनौती तो उसी को लेकर था। 8 साल तक लंबित था, 2007 से लेकर 2014 तक 7 साल तक लंबित था। 11 साल से मोदी सरकार सोई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 15(5) कानूनी है, संवैधानिक है। संविधान की पूजा करने वाले संविधान के एक महत्वपूर्ण प्रावधान का नजरअंदाज कर रहे हैं। और कल राहुल जी ने मांग की, अहमदाबाद में हमने मांग की, खरगे जी ने मांग की अपने भाषणों में कि अनुच्छेद 15(5) को आप लागू कीजिए, न केवल सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में बल्कि निजी शैक्षिक संस्थाओं में भी। तो ये 3 मुद्दे, कास्ट सेंसस, 50% सीमा और अनुच्छेद 15(5), ये कांग्रेस पार्टी की सामाजिक न्याय, सामाजिक सशक्तिकरण की एजेंडा रही है। राहुल जी ने इस पर बार बार अपनी बात संसद के अंदर, संसद के बाहर रखी है। उनकी आलोचना भी हुई, कई लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियां की, और जैसा कि मैंने आपको बताया, खुद प्रधानमंत्री ने अर्बन नक्सल बुलाया राहुल जी को, और लोग जो इसकी वकालत कर रहे थे, इसका समर्थन कर रहे थे, उनकी भी उन्होंने आलोचना की। पर कल एक पहला कदम लिया गया, हेडलाइन बना, हेडलाइन जरूर बना, पर कोई डिटेल्स नहीं है, आवंटन नहीं है, समय सीमा नहीं है, किस तरीके से ये जानकारी हासिल की जाएगी उसका कोई डिटेल नहीं है। और जानकारी हासिल करने के बाद क्या 50% की सीमा हटाओगे, उस पर चुप्पी। क्या कास्ट सेंसस के बाद आप आर्टिकल 15(5) लागू करोगे, उस पर चुप्पी। तो साथियों, ये कल मेरे ख्याल में हेडलाइन मैनेजमेंट ही था और कुछ नहीं था। इसको हम गंभीरता से कैसे ले सकते हैं? इनका इतिहास देखिए। 2019 को 24 दिसंबर को इन्होंने क्या कहा था, और 6 साल बाद क्या कह रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। कल CWC की बैठक है 4 बजे को, इस पर विचार होगा। पर जैसा कि कल राहुल जी ने कहा, हमारे देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, सबसे संवेदनशील मुद्दा आज के संदर्भ में पहलगाम को लेकर है। कास्ट सेंसस की बात तो होगी कल, पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि देश इंतजार कर रहा है। जो परिवार, जिनके लोग शहीद हुए हैं, जिनके सदस्य शहीद हुए हैं, वो न्याय मांग रहे हैं। और प्रधानमंत्री यहां वहां जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, चुनावी भाषण दे रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, हेडलाइन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इस पर भी कल चर्चा होगी। इसको हमें आगे ले चलना है। 50% सीमा का मुद्दा संसद में हम उठाएंगे। जब हमने एक विशेष सत्र की मांग भी की है, पर वो विशेष सत्र हमने सिर्फ पहलगाम तक ही सीमित रखा है। पर जब मॉनसून सेशन होगा तब ये 50% सीमा की बात फिर से उठेगी, अनुच्छेद 15(5) की बात फिर से उठेगी। लगातार हम उठाते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री, जिन्होंने एक यू टर्न लिया, एक सबसे बड़ा यू टर्न लिया इन्होंने, GST पर उन्होंने यू टर्न लिया,
आधार पर उन्होंने यू टर्न लिया, मनरेगा को लेकर यू टर्न लिया, खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर यू टर्न लिया, जाति जनगणना को भी उन्होंने यू टर्न लिया है। ये यू टर्न, ये पलटी करने की बीमारी नीतीश कुमार जी को कहां से आया है अभी आपको जान रहे होंगे। ये जुगलबंदी है, पलटी की जुगलबंदी। पलटी करने में प्रधानमंत्री का कोई मुकाबला नहीं। पहले से मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून, आधार, जीएसटी, कुछ भी आप देखते जाइए। और सबसे अभी जो नया मिसाल आया है देश के सामने यू टर्न का, वो जाति जनगणना। तो उम्मीद करते हैं कि जो कल राहुल जी ने मांग की, आप डिटेल बताइए। और एक चीज कल राहुल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि राज्य सरकारों से भी बातचीत कीजिए, क्योंकि ये राज्य सरकार ही लागू कर पाएंगे। ये एन्यूमरेटर जो होते हैं, 30 लाख लोग ये जानकारी हासिल करने में लागू होंगे। 30 लाख ये लोग टीचर लोग, अध्यापक हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। तो आपको राज्यों से संपर्क में रहना होगा, राज्यों के साथ आपकी बातचीत होनी होगी। सिर्फ प्रवचन देने से ये नहीं होगा, आपको राज्यों को पूरा सहयोग आपको मिलना चाहिए। सभी राज्यों को बुलाइए, मुख्यमंत्रियों को बुलाइए, बैठक कराइए और ये आश्वासन दीजिए देश को कि आप अगले 10 महीने के अंदर ये जनगणना और खास तौर से जाति जनगणना जो पहली बार हो रहा है, आप इसको पूरा करेंगे। और इसका जो असर होगा वो कदम आप लेंगे अभी से, यानी कि वो 50% सीमा हटाने के लिए और 15/5 को निजी संस्थाओं में लागू करने के लिए। शुक्रिया।